यस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? सर आज बिल्कुल मत पूछो कि हम लोग कैसे हैं, क्योंकि सर कल है हमारा पेपर। बिल्कुल, तो हमारा जून 2026 एंटी नेट की अगर हम बात करें तो उसका एग्जाम जो है कॉमर्स का वो कल है। बोलते 24 तारीख को, आज है 23 तारीख। अब एग्जाम से एक दिन पहले आप कैसा फील कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं उस बात को, ठीक है। और बहुत बच्चों को डर लग रहा होगा कि यार पता नहीं कल क्या होगा। और अगर डर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी है तो ही डर लगता है। अगर तैयारी ना हो तो हमें पहले से पता होता है कि भाई तैयारी तो है नहीं, है ना, तो उस केस में अपने को डर नहीं लगता। डर तब लगता है जब हमारी तैयारी अच्छी होती है। तो अगर आपको डर लग रहा है तो यह अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसको लेकर के जो है पैनिक मत होइए बिल्कुल भी, ओके जी। तो कल हमारा पेपर है, हम लोगों ने 6 महीने से जो इस चीज के लिए तैयारी करी है। अब कल हम किस तरीके से परफॉर्म करें, ये सब मतलब कल की हमारी जो परफॉर्मेंस है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि हमने 6 महीने में क्या किया, है ना। तो पिछले 6 महीने में आपकी तैयारी कैसे चली, ठीक है, आपने कितना अच्छा पढ़ा या कितना बुरा पढ़ा, ये सब चीजें कल के एग्जाम के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो कल का दिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल का दिन जो है वो डिसाइड करेगा कि पिछले 6 महीने में जो है वो क्या प्रोग्रेस रही है, ओके जी। तो उसी के लिए कि कल का दिन हमारा जो है वो इफेक्टिव हो, इसका मतलब यह है कि कल हम लोग जैसा हम प्लान करके जाए उसी तरीके से चीजें जो है हमारी हो। तो उसके लिए कुछ टिप्स है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो कल पेपर है, ओके, एग्जाम हॉल में आप पहुंचेंगे, ठीक है। वहां पे जाकर के आपको जो है वो पेपर आपके सामने होगा, ओके, कंप्यूटर के ऊपर। और आपको जो है वो टोटल मिला के 180 मिनट जो है मिलेंगे। 3 घंटे का आपका जो पेपर रहने वाला है, और उस 180 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग अपने दिन को जो है वो क्या करें, प्लान करें, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि भाई कल प्लीज 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 जल्दी पहुंचना। एग्जाम हॉल जो है आपका, जहां आपको पहुंचना, जहां पे आपका पेपर है, तो वहां पे कृपया करके 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना। कितनी सारी रील जो है वो वायरल हो रही है इस टाइम पे कि नीट वाले बच्चे जो थे, तो एक वो गुड़िया का वो रोते हुए उसका रील जो है वायरल हो रहा है कि यार वो बेचारी टाइम पे नहीं पहुंची। 1 मिनट से जो है वो क्या हो गया कि गेट जो बंद हो गया, उसको जो है वो एंट्री नहीं मिली। तो अगर मान लो आप थोड़े से लेट हो जाते हैं ना और एंट्री नहीं मिली, तो आप सोचिए कि आप मैदान में पहुंच ही नहीं पाए। भाई मैदान में पहुंचते, जंग करते, फिर डिसाइड होता कि हम हारे या फिर हम जीते, है ना। लेकिन आप ये देखिए कि आपको खेल से ही वंचित कर दिया जाएगा अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि भाई टाइम पे पहुंचना, ठीक है ना। तो जो आपका एग्जामिनेशन हॉल है वहां पे 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंच जाना, ताकि अपने सामने ये प्रॉब्लम जो है वो अराइज ना हो। अब खास बात, जब आप वहां पे पहुंचेंगे, ओके, तो टाइम मैनेजमेंट का आपको जो है ध्यान रखना है। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं डायरेक्टली जो है पॉइंट के ऊपर आता हूं। देखिए आपके सामने जो है वो पेपर आएगा, ओके, कंप्यूटर के ऊपर जो है वो 150 क्वेश्चन आपके सामने जो होंगे, ओके, और वहां पे टाइमर जो है वो लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ड्यू टाइम के अंदर आपको जो है वो पेपर क्या करना है, पूरा करना है। तो 150 क्वेश्चन 180 मिनट के अंदर आपको जो है वो क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे जो निकल के आती है कि सर सबसे पहले क्या करें, पेपर 1 करें या पेपर 2 करें, ठीक है। बहुत बच्चे जो है वो क्या करते हैं, पेपर 1 से मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे जो है वो पेपर 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो वैसे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आपको शायद पहले पेपर 2 करना चाहिए, क्योंकि पेपर 2 आपका कोर है, ठीक है ना। आप कितने सालों से पेपर 2 जो है वो करते आ रहे हो, ओके। तो स्टार्टिंग में अगर आप पेपर 2 कर लेंगे ना, क्योंकि एक तो आपका स्पीड जल्दी बनेगा, रिदम बन जाएगा आपका, ठीक है, तो वो चीज बढ़िया रहेगी, ओके। और पेपर नंबर 2 के अंदर जो है वो अपने 2 आरसी आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे अपने 2, तो उसके ऊपर आप स्पेशल ध्यान रखना। सबसे पहले मेरे हिसाब से अगर आप मान लो पहले पेपर 1 कर रहे हो, फिर आप पेपर 2 पे पहुंचे, तो पेपर 2 को अटेम्प्ट करने से पहले जो है, मतलब पेपर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करने से पहले आपको मेरे अकॉर्डिंग जो है वो पहले आरसी करनी चाहिए। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 2 पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको करने चाहिए। बहुत बार होता क्या है कि जब बच्चा स्टार्टिंग से शुरू करता है और आखिरी में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, वहां पे पहुंचते पहुंचते उसका टाइम जो निकल जाएगा, और वो आखिरी के वो 10 क्वेश्चन जो बिल्कुल श्योर ठीक हो सकते थे, और वहां पे वो क्या करेगा, तुक्का मार देगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, वो 20 नंबर जो कि क्रूशियल 20 नंबर थे वो आपके मिस हो जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है पहले आपको, अगर आप पेपर नंबर 2 जैसे आप करने शुरू किया ना, तो वहां पे आपको पहले आरसी करना चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो करना चाहिए, ओके। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, जैसे ही आपके सामने पेपर आया, जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे, क्योंकि देखिए हमको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो फोकस करना है, टाइम को जो है वो सेव करके चलना है, ओके। हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है, चाहे पेपर 1 की बात कर लो चाहे पेपर 2 की बात कर लो, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी एक क्वेश्चन में स्टक हो गए ना, तो कृपया करके उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। एक क्वेश्चन से जो है वो दिल मत लगा के बैठ जाना कि नहीं मैं तो उसको सोल्व करके रहूंगा, चाहे होने दो आधा घंटा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना मेरे भाई। आपको क्या करना है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है, आपने एक बार पढ़ा और
अपेरेंटली आपके माइंड में नहीं आया, आपने दोबारा पढ़ा और आपके माइंड में नहीं आ रहा। होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे केस में ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर बैठ ही गए आप, नहीं, ऐसा नहीं करना। हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स से उसको छोड़ो, एक बार के लिए जो है आपको एक पेज मिलेगा, ओके, उस पेज पे एक बार लिख लो ऊपर ऊपर कि भाई ये क्वेश्चन जो है मैंने क्या किया, एक बार के लिए स्किप किया, देन उसके इसको हम आगे जो है वो क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, ऐसा नहीं कि चिपक के बैठ जाओ कि जब तक ये सोल्व नहीं होगा तब तक मैं नहीं लूंगा यहां से। बहुत बच्चे जो है वो क्या करते हैं, जब वो डीआई सोल्व करते हैं ना, तो ये चीज वहां पे देखने को मिलती है। डीआई के क्वेश्चन थोड़े से जो है कैलकुलेटिव होते हैं और बच्चा उसको सोल्व करने लगेगा, ठीक है। जब वो सोल्यूशन करने लगेगा ना, अब जनरली होता क्या है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको पूरा करना है, ओके, लेकिन वहां पे क्या होगा कि वो जो 5 क्वेश्चन डीआई के होंगे, बच्चा उन 5 क्वेश्चन के अंदर जो है वो कई बार 20-20 मिनट 30-30 मिनट तक लगा देते हैं। अब वो चलो ठीक है आपने सोल्व कर लिया, बट आपके उन 20 मिनट या 25 मिनट की वजह से बाकी क्वेश्चंस का जो टाइम है वो आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। जब भी आपको लगे ना कि मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है, उसी टाइम उस क्वेश्चन को एक बार स्किप करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो उसके अलावा और क्या है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें एक ही बार में ढंग से क्वेश्चन पढ़ना। बहुत बार क्या होता है, बच्चा पहले ऊपर ऊपर से देखेगा, देन उसके बाद में फिर उसको ढंग से पढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर जैसे ही आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझो कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, मैंने स्पेशली यहां पे लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे पूरे अटेंटिव होकर जो है वो पढ़ो, पूरे एकदम अटेंटिव होकर आप पढ़ो और ये समझो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि जो ऑप्शंस है उन्हीं के अंदर तो आंसर है, यस और नो, यस। तो जो क्वेश्चन है उसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। अगर आपको यह समझ में आ गया कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, अगर आपको यह समझ में आ गया तो आंसर अपने आप ही निकल जाएगा। और अपने इंस्टिंक्ट पे जो है वो विश्वास रखना। बहुत बार ऐसा होता है, हर बार यार, ये तो हर क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर जो देखने को मिलता है, और मैं हर एग्जाम, चाहे मैं यूपी की बात कर लूं, यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ, चाहे हरियाणा में पेपर हुआ, किसी की भी बात कर लूं, हर बच्चे को मैं यही बोलता हूं कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, फर्स्ट इंस्टेंस में आपके माइंड में जो भी चीज आ रही है ना, वही करेक्ट आंसर है। बच्चा क्या करता है, उसको बारी बारी रीएनालाइज करेगा और फिर उसमें क्या होगा, एक डाउट जो है वो क्रिएट हो जाएगा और फिर आती हुई चीज भी जो है वो आपकी खराब हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके जो सेंसेस है, आपका दिमाग और आपकी जो आंखें जिस ऑप्शन पे जा रही है ना, जनरली आप देख लेना 99% केसेस के अंदर वही ऑप्शन जो है वो आपका क्या होता है, ठीक होता है। जितना आप उस पर ज्यादा एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे ना, उतना गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर जो है ध्यान रखना, एक ही बार में क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, उसको अटेम्प्ट करना। और अगर मान लो कोई प्रॉब्लम लग रही है तो कोई बात नहीं, आप पेपर जो आपको एक मिलेगा, रफ पेपर मिलेगा, ठीक है, रफ वर्क के लिए, उसके ऊपर लिख लेना कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मैंने एक बार के लिए क्या किया, स्किप किया, ओके जी। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। दूसरा, कॉमर्स के एग्जाम में लास्ट में मैंने आपको बता दिया कि आखिरी के जो 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं, तो उसके ऊपर स्पेशल फोकस आपका जो है वो होना चाहिए, वो पहले निपटा लेना, ठीक है ना। अब अगर पेपर अटेम्प्ट करते वक्त कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, बहुत बार ऐसा होगा, क्योंकि आप देखो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट जो है वो हो रहा है, ओके, तो कई बार होता है कीबोर्ड नहीं चल रहा, कई बार होता है माउस आपका जो है काम नहीं कर रहा, कई बार स्क्रीन जो है ब्लैकआउट हो गई है। तो ऐसे केस में जैसे ही अगर ये टेक्निकल प्रॉब्लम राइज हो ना, इमीडिएटली जो आपका इन्वेस्टिगेटर है या फिर जिस टीचर की वहां पे ड्यूटी लगी हुई है, उसी टाइम उसको टोकना कि भैया ये देखो मेरी स्क्रीन जो है वो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको जल्दी से रिजोल्व करो, क्योंकि वो बेसिकली आप ही के लिए है, ठीक है ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम आए ना, इमीडिएटली बोलना, ऐसा नहीं कि एक बार मैं देख लेता हूं, क्या पता अपने आप ही ठीक हो जाए, 10-15 मिनट देख लेते, ऐसा मत करना, टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां तो टाइमर स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस चीज के ऊपर जो है ध्यान रखना, ओके। अब इंपॉर्टेंट, दैट इज अ टाइम मैनेजमेंट। आपको मैंने बोला ये 180 मिनट आपको टोटल मिलेंगे, 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर आपको जो 150 क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन पेपर 1 के, 100 क्वेश्चन आपके पेपर 2 के। अब टाइम मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है, 2 नंबर का हर क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है। तो किसी एक क्वेश्चन पर अगर स्टक हो जाओ तो उसे छोड़कर आगे बढ़ो, ठीक है ना। और वो जो क्वेश्चन आपने एक बार के लिए छोड़ा है उसको आप लिख लो, पेज के ऊपर जो है वो लिख लो, भाई ये क्वेश्चन मैंने एक बार के लिए क्या किया, स्किप किया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है उसको पेज पे लिख लेना। जो भी क्वेश्चन आपको लगा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ऐसा होगा जब आप पेपर देना शुरू करोगे ना, पेपर जब अटेम्प्ट करोगे तो ऐसा होगा, 150 में से मान लो 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, कि आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, या फिर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा इसका करेक्ट आंसर जो क्या होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या करें। अब ऐसे क्वेश्चन में 2 सिनेरियो निकल के आता है, या तो आप वहां पे जो है वो क्या करोगे, कैलकुलेटिव गेस लगाओगे, आप अपने हिसाब से देखोगे कि हाँ ये हो सकता है, इसका ए भी हो सकता है, इसका बी भी हो सकता है, इसका सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन क्वेश्चंस की। देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उनके बारे में बात कर रहा हूं। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो वहां पे कैलकुलेटिव गेस लग सकता है,
ठीक है, वहां पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। मान लो अगर कोई एक कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और बोलता है कि वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की वजह से जो है क्या होगा, तो अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जितना ज्यादा क्या होगा, वाइड होगा, तो उतने नंबर ऑफ मैनेजर जो है वो क्या होंगे, कम होंगे, है ना, उतने डिपार्टमेंट जो है वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। एक ही पर्सन के अंदर जो है बहुत सारे लोग जो है वो आ जाएंगे, एक ही मैनेजर के अंदर बहुत सारे सबऑर्डिनेट होंगे, है ना। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज है, कॉन्सेप्ट ऐसा पूछा हुआ जिसके बारे में मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो वहां पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो कि क्या क्या नहीं हो सकता, उनको हटा के और करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गया बिल्कुल ही, मान लो कोई मूवी का नाम पूछ के बैठ गया, ये पूछ के बैठ गया कि बताओ दीपिका पादुकोण की मम्मी का क्या नाम है, अगर ये पूछ के बैठ गया, अब आपको तो नहीं पता, यस और नो, यस। तो ऐसे केस में वो क्या करें, तो ऐसे केस में जितने भी आपके पास क्वेश्चन आ गए ना, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी गेम लगाना। और प्रोबेबिलिटी गेम जो वो क्या बोलता है कि सभी जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं पता, तो उन सब पे एक ही ऑप्शन होना चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे सब पे ए लगाओ, चाहे सब पे बी लगाओ, चाहे सब पे सी, चाहे सब पे डी, वहां पे अपने हिसाब से दिमाग मत लगाना। तो जो भी क्वेश्चन ऐसे जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो उनके ऊपर आपको जो एक सेम आंसर जो है वो आपको क्या करना है, पुट ऑन करना है, ठीक है ना। तो ये मेरी बात जो है ये ध्यान रखना कि अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको करना क्या है उस केस में, उस सिनेरियो के अंदर आपको सभी ऑप्शन के ऊपर जो है, मतलब जो भी क्वेश्चंस है उन सबका एक ही सेम ऑप्शन जो है वो आपको सिलेक्ट करना। ऐसा करोगे तो बढ़िया रहेगा। वहां पे अगर आप अपना गैस लगाने लगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं भाई, तो सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है, 150 के 150 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, बहुत बार ऐसा होगा अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया और वो समझ में आ गया और क्लिक कर गया, तो ना आते हुए क्वेश्चन भी आपके ठीक हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चन अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा ना, तो आते हुए क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर गलत हो जाते हैं। बहुत बच्चों का यही एक्सपीरियंस होता है। तो इसीलिए उन सभी बच्चों के एक्सपीरियंस से मैं आपको यह बता रहा हूं, जब भी आप पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करने बैठो, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फोकस करने किस पे, क्वेश्चन रीडिंग पे। क्वेश्चन को ध्यान से समझो और फिर उसको जो है वो फिर आपको अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना चाहिए। ओके, इन बातों का आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। बाकी तैयारी आपकी बहुत बढ़िया है। जो आपने पढ़ा है, जितना मैंने आपको पढ़ाया ना पेपर नंबर 2 के अंदर, जो आपको मैंने मॉक प्रोवाइड करवाए, जो भी आपको कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रखा है, एक क्वेश्चन भी इंच भी आपको इधर से उधर नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा पेपर आपको जो उसमें से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, अपनी तैयारी जो आपने करी है उसके ऊपर आप विश्वास रखिए, बाकी सब उस ऊपर वाले पे छोड़ दो, ठीक है ना। ऑलमाइटी है ना, वो देख रहा है, उसको पता है कि आपने कितनी मेहनत करी है, उसको मालूम है ये पेपर आपके लिए क्या वेटेज रखता है, तो आपको अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट देगा ही देगा, ठीक है ना। तो उसके ऊपर छोड़ दो, आप बस ये कल निश्चिंत होके जाना कि भाई मैंने मेरा काम पूरा कर दिया है, मैं बढ़िया तरीके से पढ़ाया हूं, अब ये 3 घंटे मेरे हैं, इन 3 घंटे के अंदर मुझे परफॉर्म करना है और मुझे मेरा बेस्ट वर्जन जो है, मतलब मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज है मेरे को वो सब एक्यूमुलेट करके जो है इन 3 घंटे के अंदर जो उसको यूज करके इस पेपर को मुझे क्या करना है, सोल्व करना है। अगर आप इस माइंडसेट से जाओगे कि ये 3 घंटे मेरे हैं भाई, इन 3 घंटों के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ने हैं और अकॉर्डिंगली उसका आंसर करना है, तो आपका सब कुछ हो जाएगा। अगर उस 3 घंटे के अंदर आप थोड़े बहुत भी पैनिक हुए, तो समझो आपकी कहानी खत्म है, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चा एग्जाम जो है वो फेल हो गया, घर पे आएगा वही सेम पेपर जो है घर पे वो सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर देगा। अब उससे पूछें कि क्या हुआ, सर एग्जाम के अंदर पैनिक हो गए। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, आप कॉन्फिडेंस से जाना कि मैंने जो पढ़ रखा है वही पेपर के अंदर जो है वो आने वाला है, ठीक है, वही चीज पेपर के अंदर आएगी और मैं आराम से उसको जो है वो सोल्व कर लूंगा। अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने ऊपर वाले पे विश्वास रखें, ठीक है ना। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बातें आपको मैंने बताई है उनके ऊपर फोकस करना और कल कृपया करके टाइम पे पहुंच जाना, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, ठीक है ना। विश ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया तरीके से एग्जाम जो है वो दो और आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो। मैं भी भगवान से दुआ करता हूं और जल्दी से पेपर पास करो, फिर आप पार्टी भी करेंगे। ओके जी, ऑल द वेरी बेस्ट।